हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट स्क्रिप्ट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग बात करेंगे सिलेक्शंस टॉपिक के ऊपर। पास्ट डेज में जो भी मैंने वीडियोस अपडेट करे, काफी जगह पे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर जो इफ वाले क्वेश्चन होते हैं, इफ कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, वो एक बार डिस्कस करा दो सो दैट एक बेसिक क्लैरिटी आ जाए। तो आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग सिलेक्शन टॉपिक कवर अप करेंगे। जिनको ऑलरेडी आता है उनके लिए रिविजन हो जाएगा, तो मेक श्योर आप एंड तक वीडियो को जरूर देखें। जिनको नहीं आता है उनका आज ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, अच्छे से पूरा दिमाग में बैठ जाएगा और अगर सिलेक्शन का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को बना भी पाओगे। ठीक है। नाउ अगर मैं बात करता हूँ टॉपिक के रिलेटेड, तो सिलेक्शन एक अच्छा टॉपिक है, आपको आना चाहिए। मॉक्स में इसके काफी सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सिलेक्शन प्लस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन टाइम टू टाइम होता रहा है, मॉक्स में भी और कैट में भी वो क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। टॉपिक का नाम डाल देते हैं भैया। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, काफी सारे कंसेप्ट्स मैंने कराए पास्ट डेज में, बट अभी भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। मैं आपके कंसेप्ट तो क्लियर करा दे रहा हूँ बट मेरा कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहा कि यार सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहे हैं, नहीं वीडियोस रीच कर रहे हैं स्टूडेंट्स तक। एक बार शेयर कर दो यार उनके साथ में, एक बार उनको देख तो लेने दो कम से कम। अगर देखेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो फॉलो कर लेंगे। तो एक बार उनसे वीडियोस दिखाओ, कहीं पार्ट होगे ग्रुप्स का, अपनी प्रोफाइल पे अगर शेयर कर पाओ तो थोड़ी सी हेल्प जरूर होगी। आपके कंसेप्ट तो मैं क्लियर करा दे रहा हूँ और अपकमिंग डेज में भी कराता जाऊंगा, बट थोड़ी सी मेरी भी हेल्प कर दो यार। थोड़ा अच्छा लगता है, चार लोग और आके देखेंगे कि भाई क्या चीजें पढ़ाई जा रही है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बॉर्डर लाइन अप्रोच पढ़ाया, मैंने लिखा था वहां पे, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, किसी ने नहीं कराया हुआ, वो आपने वीडियो चेक करके आपको पता चल गया होगा। फोर साइड वेन डायग्राम का मैंने नया मेथड बताया, वो भी आपने पहले कभी नहीं करा होगा। और भी बहुत सारे मेंटोस अप्रोच जिसको कहते हैं, स्मार्ट अप्रोचेस कहते हैं, मैंने काफी सारे वीडियोस अपडेट किए हैं ऑलरेडी। स्टूडेंट्स ने देखा भी, उनको अच्छा भी लगा, बट वो शेयर नहीं कर रहे हैं। तो शेयर कर दो, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, कुछ नहीं जाएगा। कई बार पुण्य भी कमा लिया करो, काम आता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सिलेक्शन टॉपिक के साथ में। सिलेक्शन एज इन कुछ कंडीशंस आती हैं, समथिंग लाइक कि इफ ए इज सिलेक्टेड देन बी विल आल्सो बी सिलेक्टेड, इफ ए इज सिलेक्टेड देन बी विल नॉट बी सिलेक्टेड, आइदर अमंग ए और बी विल बी सिलेक्टेड, एग्जैक्टली टू अमंग ए बी सी विल बी सिलेक्टेड, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशनल जो हम सेट्स कहते हैं, कंडीशनल पजल्स कहते हैं, वो यही पर्टिकुलर पजल्स होते हैं जो सिलेक्शंस में अपने बनते हैं। और स्टूडेंट्स टाइम टू टाइम इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि ढंग से कंसेप्ट कहीं ने किसी ने पढ़ाया नहीं है, या फिर उन्होंने कुछ गलतियां करी है, नहीं सही से समझा। तो आज ढंग से समझना सो दैट आपका पूरा क्लैरिटी आ जाए एंड इजीली इन क्वेश्चंस को आप कर पाओ। ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए आज के बाद में। ठीक है, तो क्वेश्चन पे नहीं जाते डायरेक्टली, पहले मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बता देता हूं। लेट सपोज दैट मेरे पास गिवन है आइदर ए और बी सिलेक्टेड। जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, बेसिक का आपको पता है, जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा उनके बारे में बता देता हूं। अगर पॉइंट होता है आइदर ए और बी इज सिलेक्टेड, भैया अगर वो कह रहा है आइदर ए और बी, आइदर ए और बी का मतलब क्या है? ए और बी, दैट इज या तो आप ए और बी में से कोई एक सिलेक्ट करोगे, चाहे आप ए सिलेक्ट कर लो, चाहे आप बी सिलेक्ट कर लो, या फिर ए और बी में से कोई दोनों ही सिलेक्ट कर लो। ठीक है, दोनों पॉसिबल होती हैं अगर गिवन होगा आइदर ए और बी सिलेक्टेड। नाउ सम टाइम इट इज आल्सो गिवन दैट एग्जैक्टली वन अमंग ए एंड बी सिलेक्टेड। तो भैया एग्जैक्टली वन है तो ए और बी में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, दोनों का पॉसिबिलिटी हट जाएगा। सिमिलरली मेरे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, इफ ए इज सिलेक्टेड देन बी इज आल्सो सिलेक्टेड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन टाइम टू टाइम बनते जाते हैं और स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते जाते हैं। इफ ए इज सिलेक्टेड देन बी इज आल्सो सिलेक्टेड। इसको थोड़ा सा लव एंगल से देखते हैं। ये बेसिकली है सोलमेट्स। इफ ए सिलेक्टेड, ए जो है वो सोलमेट है बी का। एक जिन दो जान, शायद सुना होगा ये, या फिर मैं कहे मेरे बाबू ने थाना खाया, दूसरे ने भी नहीं खाया, तो वे वही काम है कि आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, ये वही वाला गेम है। इफ ए टेंड्स टू बी, इफ ए सिलेक्टेड देन बी इज आल्सो सिलेक्टेड। इसका मतलब क्या है? ए क्या कहता है कि भैया अगर मैं आ रहा हूं, अगर मैं आ रहा हूं तो मेरे साथ में बी को भी आना होगा। अगर लव एंगल से देखोगे तो क्लैरिटी एक बार आ जाएगा, उसके बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि भैया इफ ए सिलेक्टेड देन बी इज आल्सो सिलेक्टेड का सिंपल सादा मतलब ये है कि अगर ए सिलेक्ट हुआ तो बी जरूर सिलेक्ट होगा, ए के सिलेक्ट होने से बी जरूर सिलेक्ट होगा। ए जो है वो कहता है कि भैया मेरी जो सोलमेट है, मेरा जो सोलमेट है वो बी है। बट अगर मैं बी की बात करता हूं, क्या बी के लिए भी रिवर्स जो साइकोलॉजी है वो चलती है? क्या बी भी कहता है कि मेरा ए जो है वो सोलमेट है? इसको अगर हम देखें वन साइडेड लव एंड जो है एक सोलमेट्स वाला लव, अगर उस वे में देखें कि भैया ए जो है वो तो बहुत ज्यादा प्यार करता है भाई बी को, वो सोलमेट है, उसको लगता है बी मेरी सोलमेट है, मेरा सोलमेट है, तो वो चाहता है कि जब जब मैं आऊंगा मेरे साथ में बी आए। बट वो ए को लगता है कि वो उसको प्यार करता है, बट उसको ये भी लगता है कि यार बी भी उसको प्यार करता है, बट बी के साथ वो सीन नहीं है। ए वन साइडेड लव में विश्वास रखे बैठा है, ए को लग रहा है यार अगर मैं उसको प्यार करता हूं वो भी मुझे प्यार करता है, बट वैसा सीन नहीं है। इसका जस्ट ये मतलब है अगर ए होगा तो बी भैया जरूर होगा। बट सिंपल सी बात, अगर बी होगा, बी जो है वो बहुत ज्यादा प्यार ब्यार में विश्वास नहीं रखता है। बी का क्या मतलब है? बी कहता है यार ठीक है, अगर ए को आना होगा तो ए आ जाए,
अगर ए को नहीं आना है तो ए ना आए, बी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ए के आने से या ना आने से, मे बी बी के होने से ए प्रेजेंट हो भी सकता है और ए प्रेजेंट नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। दोबारा से, अगर ए सिलेक्ट होता है तो बी जरूर आएगा, क्योंकि ए वन साइडेड लव में विश्वास रखता है, ए को लगता है कि वो बी को प्यार करता है तो बी भी उसको प्यार करता है, तो इसीलिए जब जब ए आएगा वो चाहेगा मेरे साथ में बी भी आए। जब जब ए आएगा, ए कहता है मेरा अपने बाबू के बिना दिल नहीं लगता, तो जब जब ए आएगा तब तक बी भी आएगा। बट बी को नहीं फर्क पड़ता यार, बी कह रहा है ठीक है यार उसको आना होगा, आए नहीं आना ना आए तो भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी जो है वो ए के साथ आ भी सकता है, बी जो है वो अकेला भी आ सकता है, बी किसी और के साथ भी आ सकता है। तो जो अगर कंडीशन है इफ ए इज सिलेक्टेड, इफ ए सिलेक्टेड में मतलब क्या हुआ कि यार ए जो है ये पर्टिकुलर ऐसा पर्सन है जो वन साइड लव में विश्वास रखता है, जिसको दोनों साइड की कहानी देखनी है कि मेरे साथ में दूसरे वाला पर्सन जो है वो आए ही आए। इफ ए सिलेक्टेड मतलब अगर ए सिलेक्ट होगा तब ये कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी, अगर ए सिलेक्ट होता है तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। अगर ए ही सिलेक्ट ना हुआ, मान लो हमारे पास गिवन है इफ ए सिलेक्टेड देन बी इज आल्सो सिलेक्टेड, मान लो ए ही सिलेक्ट नहीं हुआ, ए सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, अब क्या? अब कुछ भी नहीं। अगर ए सिलेक्ट नहीं होता तो कंडीशन का कोई रोल नहीं है, तो कंडीशन आपके लिए नलीफाई हो गया। अगर ए सिलेक्ट होता है तब आपको सोचना है, अगर ए सिलेक्ट ही नहीं हुआ तो बी भाई आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, आपके वो जरूरत ही नहीं है सोचने की, वो आपका रिक्वायरमेंट ही नहीं है। समझ में आया? बाकी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। मैं पजल के साथ में क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं क्योंकि मुझे कंसेप्ट पढ़ाना है, क्वेश्चन का आंसर नहीं सॉल्व कराना। क्वेश्चन का आंसर आप खुद से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आता हो। ठीक है, नाउ कंडीशनल का ही स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन बोला था स्पेसिफिकली, तो मैं वही एक क्वेश्चन लेके आया हूं। गिवन क्या है भाई, क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपके सामने मैं विजिबल करा दे रहा हूं, एक बार रीड करो। इट सेज दैट 4 फ्रेंड्स फ्रॉम चाइना जेड के एक्स एंड डब्ल्यू। अब इनके नेम्स को प्रोनाउंस करने का ट्राई कभी भी मत करना, एग्जाम कंडीशन में भी ऐसे कई बार नेम आते हैं, आप उनको रीड करते हो, आपसे वो प्रोनाउंसिएशन बनता नहीं, आप सोचते रहते हो क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली उनके इनिशियल देखो, जेड के एक्स एंड डब्ल्यू हैड टू बी शिफ्टेड फ्रॉम चाइना टू डिफरेंट कंट्रीज। 2 of them were shifted in USA, one was shifted in Australia, one was shifted in Dubai। ये जो कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, इसके ऊपर 2 से 3 सेट्स आईएमएस के मॉक्स में इस ईयर आ चुके हैं, टाइम में 1 या 2 सेट इसी कंडीशंस के ऊपर आ चुके हैं। सीएल का आई एम नॉट श्योर कि इसमें क्वेश्चन आया या नहीं, बट आईएमएस एंड टाइम में बने हैं, स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम फेस करे, इसीलिए उनके डाउट्स आए हैं। तो ध्यान से समझना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा, तो उसके बाद में सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब का वो बटन है ना, वो प्रेस कर दिया करो। गिवन क्या कह रहा है कि भैया 2 है यूएसए में शिफ्ट हुए, 1 ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हुआ, 1 दुबई में शिफ्ट हो रहा है। देन विक्सी वाज नॉट शिफ्टेड इन दुबई, किब्रे वाज नॉट शिफ्टेड इन ऑस्ट्रेलिया। देन कह रहा है, माइक चेक कर रहा था कि भाई माइक चल रहा है या नहीं। डब्ल्यू वाज नॉट शिफ्टेड इन दुबई, के वाज नॉट शिफ्टेड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो जो कंडीशन है पहले उनको नोट डाउन करते हैं कि वो क्या कह रहा है। W कह रहा है W was not shifted in Dubai। एक और चीज कि यार अगर आपको दुबई गिवन है तो दुबई पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। इट इज गिवन दैट दुबई, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, यू कैन ओनली मेंशन द इनिशियल्स एज वेल। दैट इज फॉर दुबई यू कैन मेंशन इट एज D, फॉर ऑस्ट्रेलिया यू कैन मेंशन इट एज A, फॉर यूएसए यू कैन मेंशन इट एज U। वो आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपको सोचना होगा एग्जाम कंडीशन में पहुंच के कि यार क्या आप अप्रोच लगाना चाहते हो। ये छोटे छोटे पॉइंट एक बार बताए जा सकते हैं समझाने के लिए, और आपका दिमाग उस टाइम पे खुद से चलना चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद में कह रहा है W was not shifted in Dubai, तो W जो है वो दुबई में शिफ्ट नहीं हो रहा। आई होप विजिबल है, उतना ज्यादा छोटा नहीं लिख दिया मैंने। देन कह रहा है K was not shifted in Australia, K जो है was not shifted in Australia। He also says that X and Z were shifted in different cities, X not equal to Z। रिप्रेजेंटेशन समझ रहे हो, रिप्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप पूरा पूरा तो नहीं लिखने बैठोगे कि यार X एंड Z जो है वो शिफ्टेड होंगे, डिफरेंट सिटीज में होंगे, तो ऑब्वियसली आप ढंग से अगर लिखना चाहते हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, दैट इज X नॉट इक्वल टू Z। अब इसके बाद में कंडीशंस क्या है, 4 5 6 7 पॉइंट्स देखो। इफ W is was shifted in Australia, then Z was not shifted in Dubai। अब इसका मतलब क्या है वो सोचने का ट्राई करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर 4th पॉइंट कह रहा है, हनी सर ने इसका वीडियो ऑलरेडी बनाया था, उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर डाउट पूछा, उसमें कुछ नेम्स थे, गौरव, हरी, समथिंग लाइक दैट, मैं लिख दे दूंगा उसका। तो उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आया कि सर यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ नहीं था, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं था। दोबारा से समझ लो, गिवन क्या कह रहा है, इफ W was shifted in Australia, इसका मतलब क्या है, अगर W ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होगा तो ये कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी, दैट इज Z was not shifted in Dubai। अगर W जो है वो ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट ही नहीं हुआ तो मुझे Z के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, मुझे अगले पॉइंट्स पे मूव करना होगा ऑब्वियसली। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 4 फ्रेंड्स का, तो मेरे लिए कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है कि यार उनका अरेंजमेंट के लिए क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। तो लेट इट बी, मैंने लिखा यार यहाँ पे Z, यहाँ पे रख दिया मैंने K, देन मैंने यहाँ पे रख दिया X, देन मैंने यहाँ पे रख दिया W। ध्यान से समझना इसके आगे की कहानी। कह क्या रहा है, सबसे पहले तो W was not shifted in Dubai, हम ऑलरेडी ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर चुके हैं। ठीक है,
अगर मैं बात करता हूँ यार W जो है वो दुबई में नहीं है और K जो है वो अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो अगर मैं बात करना चाहूँ मेरे पास 3 ही जगह है। फर्स्ट वन इज यूएसए, सेकंड वन इज दुबई, थर्ड वन इज ऑस्ट्रेलिया। तो इफ K इज नॉट इन ऑस्ट्रेलिया तो भैया मैं क्या कह सकता हूँ, K कैन आइदर बी इन दुबई, K कैन आइदर बी इन यूएसए। तो आई कैन फॉर्म टू केसेस की यार K कैन बी इन दुबई, K कैन बी इन यूएसए। समझ में आता है, बेसिक पॉइंट है। दो केसेस बना लिए मैंने। लास्ट जो वीडियो बनाया है सिलेक्शंस के ऊपर, मैंने वहां पे भी बताया आपको डिफरेंट केसेस कैसे बनते हैं और काफी क्विकली बनते हैं। तो वो केस बनाएंगे, उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन कर लेंगे, देखते हैं कैसे। हमने क्या बात करा कि अरे यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे यू आ गया ना। इफ डी इज प्रेजेंट हियर, अगर दुबई यहाँ पे प्रेजेंट है और डब्ल्यू जो है वो दुबई से नहीं है, डब्ल्यू दुबई से नहीं है, तो क्या उससे फर्क पड़ता है कि यार यहाँ पे दुबई ऑलरेडी आ चुका है, दुबई से ओनली 1% इज देयर, सो वी कैन से दैट आइदर ऑस्ट्रेलिया विल बी प्रेजेंट हियर, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगा, यूएसए शुड बी प्रेजेंट हियर। यही दोनों पॉसिबिलिटी है। डी को यहाँ पे अगर रखा तो इस पॉइंट पे या तो ऑस्ट्रेलिया हो सकता है या फिर यूएसए हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे डी था तो यहाँ पे यूएसए हो गया। समझ में आता है दो केसेस हमने कैसे बनाए। नाउ अब इसके बाद में कोई और मेरे पास लिमिटेशन तो है नहीं। लिमिटेशन क्या है, x नॉट इक्वल टू z। तो यार अगर यहाँ पे दुबई आया, अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आया, सो आई एम लेफ्ट विद 2 यूएसए, सो इट सिंपली मींस दैट दिस वन विल बी यूएसए, दिस वन विल बी यूएसए। इज इट पॉसिबल और नॉट? अपने दिमाग से पूछो क्या ये पॉसिबल है या नहीं। नहीं भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने डी यहाँ पे रखा, मैंने ए यहाँ पे रखा, दिस वन विल बी यूएसए, दिस वन विल बी यूएसए, व्हिच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सो इट हैज टू बी एलिमिनेटेड। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो यार ये तो एलिमिनेट हो गया डायरेक्टली। अगर अब करना चाहते हो, चलो छोड़ो, हमने यहाँ पे कट कर दिया क्योंकि आप कॉपी में भी ऑब्वियसली जो कट है वो इसी तरह से कर रहे होगे, रब का ऑप्शन आपके पास नहीं होता ना। इसके बाद में क्या हो रहा है यार, यू मैंने यहाँ पे रखा था। आई ऑल्सो नो दैट डब्ल्यू के लिए यहाँ पे दुबई नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे मैंने यूएसए रख दिया, यहाँ पे मैंने बोला यार दुबई नहीं हो सकता, सो इट कैन बी आइदर यूएसए और इट कैन बी आइदर ऑस्ट्रेलिया। दो केसेस यहाँ से भी निकलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में क्या गिवन है, एक्स नॉट इक्वल टू जेड। तो भैया यहाँ पे यू ठीक है सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे डी, यहाँ पे यू सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे यू, यहाँ पे ए, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अभी तक कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं हुआ। तो आगे कैसे मूव किया जाए कि यार अगर यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, मतलब इस पॉइंट पे या तो ऑस्ट्रेलिया आएगा या फिर वो यहाँ पे इस पे दुबई आएगा। सिमिलरली या तो इस पे ऑस्ट्रेलिया आएगा, यहाँ पे दुबई आएगा। यही दोनों पॉसिबिलिटीज है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। दैट इज यू शुड बी प्रेजेंट हियर, यू शुड बी प्रेजेंट हियर। क्लियर होता है, नॉट अ प्रॉब्लम। देन इसके बाद में यार अगर यहाँ पे दुबई है, यहाँ पे यूएसए है, सो इट सिंपली मींस दैट आइदर दिस वन विल बी ऑस्ट्रेलिया। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा तो इस पॉइंट पे कौन सा होना चाहिए, दैट हैज टू बी यूएसए। सिमिलरली अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा तो यहाँ पे यूएसए हो जाएगा, बाकी सारी चीजें जो है सेम रहेगी। और आगे मूव करते हैं। यहाँ पे यूएसए है, दिस वन इज ऑस्ट्रेलिया। व्हाट डज दैट मीन? If USA is present here, Australia is present here, then it simply means that either Dubai will be present here, then USA will be present here, or USA will be present here, then Dubai will be present here. Remaining things will remain the same. तो इस तरह से मेरे 6 केसेस बन गए हैं। एक केस बीच में से ऑलरेडी एलिमिनेट जो है वो हो चुका था, ठीक है। आगे मूव करें। आई होप यहाँ तक समझ में आया कि कैसे हमने केसेस बनाए। 1 2 3 4 5 6 केसेस का फॉर्मेशन हुआ। फोर्थ पॉइंट को ध्यान से रीड करना, आपके सामने छपा हुआ है ये देखो। वो कह रहा है W was shifted in Australia। अगर W ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होता है, मतलब W ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। वो कह रहा है अगर W को हम लोग ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट कराते हैं, देन Z was not shifted in Dubai। मतलब क्या है कि यार इफ A is selected then B is also selected। अब जो B है वो निगेशन में गिवन है कि यार अगर W जो है वो ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होगा, देन वो कह रहा है जीनियो Z was not shifted in Dubai। तो Z जो होगा वो दुबई में शिफ्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, वो कह रहा है Z दुबई में नहीं होगा। Z यार दुबई में हो रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट एलिमिनेट हो जाएगा यहीं पे। दिस वन विल बी एलिमिनेटेड, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है बट यहाँ पे दुबई नहीं है, सो इट विल बी सेटिस्फाइड टिल नाउ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ पॉइंट देखो, इफ K was shifted in Dubai। अगर K की बात कर रहा है, K जो है वो दुबई में शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे ऑलरेडी एलिमिनेटेड था। K दुबई में, K दुबई में, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। वो कह रहा है K was shifted in Dubai, then Z was not shifted in USA। Z was not shifted in USA मतलब यहाँ पे USA है, तो इट विल बी कैंसल्ड आउट। आई होप समझ में आता है। देन कह रहा है if X was shifted in Dubai। if X was shifted in Dubai तो भैया मतलब ये वाला केस और ये वाला केस। कह रहा है देन W was not shifted in Australia। W was not shifted in Australia मतलब ये वाले केस की बात कर रहा है। W and Australia मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो गया ये भी केस। देन इसके बाद में कह रहा है if X was shifted in Dubai हो चुका है। देन कह रहा है if X was shifted in USA। X was shifted in USA मतलब ये वाला केस एक बचा। देन Z was not shifted in Australia। Z was not shifted in Australia। Z ऑस्ट्रेलिया में है, मतलब ये तो यार कैंसिल आउट हो गया, ये भी खत्म हो गया केस। देन इसके बाद में वो कह रहा है if Z was shifted in Dubai। Z was shifted in Dubai मतलब ये वाला पॉइंट की बात कर रहा है। देन W was not shifted in USA। W was shifted in USA मतलब ये भी केस कैंसिल आउट हो गया। आउट ऑफ 6 पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचा जो कि सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज दिस वन। तो इससे मुझे क्या पता चला, Z will be shifted to Australia, K will be shifted to USA, X will be shifted to Dubai and W will be shifted to USA। तो इस तरह से हमारा फॉर्मेशन जो है वो पूरा का पूरा निकल के आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपने ऊपर हावी होने दो इन क्वेश्चंस को। ये बहुत ज्यादा इजी और मैनेजेबल कंडीशन, एग्जाम कंडीशन में 6 मिनट 8 मिनट मैक्सिमम 9 मिनट, इससे ज्यादा का इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए अगर आप मेरे अप्रोचेस को फॉलो करोगे। अगर
आप कोई और अप्रोचेस फॉलो कर रहे हो, कुछ और ही गड़बड़ मचा दे रहे हो, तो मे बी आपको 15 से 20 मिनट चले जाए, उसके बाद में भी आप 4 के 4 क्वेश्चन का आंसर करेक्टली ना कर पाओ। सो पॉसिबिलिटीज है। अगर कोई कंसेप्ट आपको सिखाया जा रहा है तो उसको इस वे में सीखो कि यार जब जब वो आए दोबारा से तो मैं उसको क्लिक करके सॉल्व कर पाऊं एंड इजीली सॉल्व कर लूं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हेक्टिक वे में सॉल्व हो रहा है। क्योंकि अगर आप कोई चीज सीख रहे हो, उसी तरह का कंसेप्ट दोबारा से आ रहा है, तो भाई वो दोबारा से आने का मतलब क्या है, आपसे वो बनना चाहिए। अगर उस टाइम पे भी आपको सोचने का जरूरत पड़ रहा है तो मतलब आपने पहले ढंग से पढ़ा नहीं है या फिर पहले ढंग से आपको पढ़ाया नहीं गया। तो वो पॉइंट के ऊपर फोकस करो एंड चीजें सीखते जाओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है, इसमें एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि यार जो सीखा वो इस लेवल पे सीख जाओ कि दोबारा अगर कोई क्वेश्चन उसके ऊपर बन गया तो उसको किसी हालत में आप छोड़ोगे नहीं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है भाई, सब्सक्राइब करने में कौन सा पैसे लग रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। और बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, 3-4 घंटे वाली वीडियोस भी दूंगा, 2 से 3 बनाऊंगा। लास्ट ईयर मैंने 3.5 आवर का पूरा रिवीजन वीडियो बनाया था, कैट से 4-5 दिन पहले मैंने अपलोड किया था। इस बार 2 या 3 बनाने का प्लान कर रहा हूं, बट अगर व्यूज जाएंगे 5-5 हजार व्यूज भी नहीं पहुंच पा रहे, या 2,000-3,000 तक रीच कर रहा है, तो यार अगर थोड़ा सा रीच बढ़ेगा तभी तो मजा आएगा ना बनाने में। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए थोड़ा सा आपसे, तो प्लीज शेयर करो उनके साथ में। अगर वीडियोस के व्यूज पहुंचेंगे, आपके कमेंट्स के फीडबैक्स आएंगे, तो मैं वीडियोस बनाता चला जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो शेयर जरूर करना। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।